हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट आउटलुक के बारे में कि नेक्स्ट वीक में हमें क्या लग रहा है आउटलुक। तो आज जब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आज की तारीख है 16 अक्टूबर 2022, यानी कि 16 अक्टूबर 2022 को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और समय है लगभग शाम रात के 9:15। तो वीडियो जब तक आपके पास आएगी लगभग 10 बज चुके होंगे। तो यहाँ पर हम जो वीडियो के अंदर जो चर्चा करेंगे, मैं केवल यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो रिज़ल्ट है, अच्छी कंपनी जिनके रिज़ल्ट आने होते हैं वो जनरली 15-20 तारीख तक आ जाते हैं। तो जो अच्छे रिज़ल्ट्स आने हैं उसमें हमें ऐसा लगता है कि बैंकिंग स्पेस अच्छे रिज़ल्ट देगा। और आफ्टर कोविड जो है बैंकिंग के अंदर परफॉर्मेंस ठीक होती हुई नज़र आ रही है और वो शेयर प्राइस के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो चुकी है। यानी कि रिज़ल्ट आने से पहले ही मोस्टली कंपनीज़ की जो शेयर प्राइस है उसके अंदर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रखी हैं। इसके अलावा आईटी कंपनीज़ के ऊपर मेरा भी थोड़ा सा कॉन्ट्रा है। आईटी के अंदर देखिएगा चैलेंजेस तो हैं, लेकिन पर मुझे लगता है कि बड़ी कंपनियां 1 या 2 क्वार्टर के बाद जो है बहुत ही अच्छा करेंगी और शायद जब वो अच्छा करना शुरू करेंगी तो आपको खबर भी नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज़ के अंदर हर गिरावट के अंदर जो है एक सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान जो है किया जा सकता है। और इस बार का जो हमारा अल्फा स्टॉक फॉर द मंथ है वो भी हम एक आईटी कंपनीज़ के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। तो वो हो सकता है कि वीडियो आपके पास साथ जो है 2-4 दिन के अंदर शेयर कर दें। और मैं थोड़ा सा उसमें प्राइस करेक्शन देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि उस शेयर्स के अंदर भी 3-4-5% की करेक्शन और हो सकती है। तो बेटर प्राइस जब होंगे मैं शायद उस समय कोशिश करूँगा। अगर नहीं भी होंगे तो देखिएगा, वीडियो तो आपके साथ शेयर करनी ही है हमने। इसके अलावा हमने कल चर्चा की थी आपके साथ जो है आपके Q&A सेशन के अंदर, यानी कि जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था उसके अंदर। तो वहाँ पे जनरली मैंने ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात की थी। तो एक वीडियो हम ऑप्शन सेलिंग पे नहीं करूँगा मैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या एडवांटेज है और क्या ऑप्शन सेलिंग में सावधानी रखनी चाहिए, ये भी हम जो है 1 या 2 दिन के अंदर, हो सकता है कि मैं इस वीडियो के तुरंत बाद आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं कि क्योंकि ऑप्शन सेलिंग बेहतर है और ऑप्शन सेलिंग में क्या एज है और लॉन्ग टर्म तक आप ऑप्शन सेलिंग को कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि ऑप्शन मार्केट काफ़ी रिस्की मार्केट है। ये बात तो आप समझते हैं। और ऑप्शन सेलिंग में आपको ने पढ़ा भी होगा कि अनलिमिटेड रिस्क होता है। तो ये तो चर्चा है हमारी जो वीडियो आने वाली है। अब बात करते हैं कि जो रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो रिज़ल्ट देखिएगा, कुछ कंपनीज़ के आए हैं। एक छोटी कंपनी का रिज़ल्ट आया है, प्लास्टिब्लैंड इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कंपनी है, अच्छी कंपनी थी और अच्छी कंपनी है अभी भी। प्रमोटर की होल्डिंग भी 64% के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गायब, ऑपरेटिंग मार्जिन पे प्रेशर है काफ़ी ज़बरदस्त वाला। बजाज ऑटो में भी हमने सेम चीज़ देखी। ऑपरेटिंग मार्जिन तो देखिए उन्होंने इंप्रूव कर ली, लेकिन सेल्स ग्रोथ मिसिंग है। सिमिलरली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनमें सेल्स ग्रोथ मिसिंग है। इसके अलावा जिन कंपनीज के रिजल्ट आए हैं वो शेयर बाजार से रिलेटेड है। चाहे एंजल वन की बात करें, आनंद राठी की बात करें या बिरला मनी की बात करें, और इस तरीके की जो कंपनीज हैं वहाँ पे देखिएगा डेंट पड़ना नहीं था। शेयर बाजार में तो अभी 4 रहने वाला है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शेयर बाजार से जुड़ी हुई जो कंपनी है वो अच्छा प्रॉफिट कमाती रहेंगी। लेकिन मार्जिन्स देखिएगा, अब इसमें बिजनेस एक्सपेंड करने की संभावना काफ़ी कम है और जो फुल टाइम ब्रोकर्स हैं उनको चैलेंजेस मिल रहे हैं। हम भी कुछ जो ब्रोकर्स हैं उनको देख रहे हैं कि बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं फ्री सर्विसेज देने के लिए तैयार हो रहे हैं। वैसे एक नॉमिनल सी 1000-2000 रुपये की या 5000 रुपये की फ़ीस लेके लाइफ टाइम आपको जो है ब्रोकरेज जो है बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। इस तरीके की कंपनी अभी जो है बाजार में आ रही है। तो अल्टीमेटली ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहेगा इस ब्रोकिंग वाली इंडस्ट्री के लिए। बट अभी कुल मिला के जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और एंजल वन भी देखिए उसी कैटेगरी में उसने अपना जो मोडस ऑपरेंडी है, यानी कि काम करने का तरीका बदला, तो उसके बाद ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि एक स्लो डाउन वाली सिचुएशन हमारे इंडिया में भी आएगी और आ रही है। आप देखिएगा बाज़ारों के अंदर जब अभी दीपावली की शॉपिंग करने जाएंगे तो आपको क्या चीज़ें मिलेंगी मैं आपको बताता हूँ। जो FMCG है, यानी कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, वहाँ पर एक अच्छी खासी सेल आपको देखने के लिए मिल रही है। लेकिन जो फुटफॉल है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे वो कंपेरेटिवली कम है। होम डेकोर का जो बिज़नेस है उसमें अपार संभावनाएं रहती हैं दीपावली के आसपास, वहाँ पर भी थोड़ा सा डाउनग्रेड है अगर दिल्ली जैसे शहर में हम आप देखें तो। और इसके अलावा जो आईटी कंपनीज़ के अंदर चर्चा कर रहे हैं कि भाई विदेशों से आईटी कंपनीज में डिमांड
कम रहेगी और आईटी पे हैंगओवर होगा। तो देखिए अगर तकरीबन 22 लाख लोग जो है हमारी आईटी इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, तो वो मतलब ऐसे लोग हैं जिनकी मतलब रेम्युनरेशन बहुत अच्छी है। तो वो तबका देखिएगा अच्छा खर्च कर रहा है, लेकिन उसको भी एक थोड़ा सा चैलेंजेस लग रहा है कि भाई नौकरी पे कोई खतरा ना आ जाए, तो वो थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर ले रहा है। तो जो बहुत अच्छी जो सैलरी जंप जो है आपको देखने के लिए मिला आईटी कंपनीज़ में। तो अगर आप आईटी कंपनीज़ पर मान के चल रहे हैं कि थोड़ा सा चैलेंज होगा, मुझे भी लगता है कि होगा, लेकिन वो 1 या 2 क्वार्टर के लिए हो। और अगर देखिएगा यूएस में या यूरोप में स्लो डाउन लंबा चला तो आईटी कंपनीज के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मैं इस बात से मना नहीं करूँगा। बट मुझे लगता है कि ये शायद 6-8 महीने की बात है, उसके बाद सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए, और यूएस में भी और यूरोप में भी। तो ऐसी स्थिति में अच्छी आईटी कंपनीज जो है शायद आप पोर्टफोलियो में रख भी सकते हैं। लेकिन आपके रखने के बाद भी 10-20% जो है और गिर सकती है, इस बात की भी संभावना है, क्योंकि जब वो मंदी रियल सेंस में चलेगी तो शेयर प्राइस में और डाउनफॉल आने की भी संभावना रहती है। अब अगर हम बात करें कि इंडिया के बाज़ार कैसे हैं, मुझे इंडिया के बाज़ारों में देखिएगा तकलीफ़ नहीं है। आप भी समझते हैं हमारे बाज़ार ने आउट परफॉर्म भी किया। अब ये जितने लोग हैं ना, मतलब आप मीडिया में देखेंगे उनके बोलने का और करने के तरीके में बड़ा फ़र्क है। मैं भी आज कुछ जैसे आपको पता है कि मैं रिसर्च वगैरह पे थोड़ा सा काम करता हूँ, तो मैं आज जो है मैंने 1-2 यूट्यूब पे वीडियो भी देखी। तो एक वीडियो हमने देखी शंकर शर्मा और जी बिज़नेस के ऊपर जो प्रोग्राम है अनिल सिंघवी जी और रामदेव अग्रवाल जी। तो वो वीडियो मैंने देखी, तो मैंने देखा कि जो शंकर शर्मा जी वो बड़े एग्रेसिव हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं। वो ये कह रहे हैं कि सारे स्मॉल कैप शेयर्स के पोर्टफोलियो बना लो, रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत बढ़िया रहेगा, उसमें से अगर 1-2 शेयर ख़राब भी हो गए तो भी आप मल्टीफोल्ड रिटर्न्स जो है कमा सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन जब मैं उसी चीज़ को थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट करने गया तो उनके पोर्टफोलियो में एक शेयर है ईशान डाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड। ईशान डाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड वैल्यूएशन वाइज महंगा शेयर नहीं है। मैंने नोटिस किया कि जो ऊपरी प्राइस है वहाँ से वो 50% से ज़्यादा टूट गया, 50% से ज़्यादा उसके अंदर डाउनफॉल आ चुका है। 74-75 के आसपास वो शेयर चल रहा है। और जब मैंने उसको और फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि शंकर शर्मा ने एक ब्लॉक डील के अंदर 4 लाख से कुछ ऊपर शेयर्स जो है उन्होंने सेल कर दिए। यानी कि उनकी होल्डिंग थी, एक अच्छी मेजर होल्डिंग थी, उन्होंने सेल कर दिया। तो अब जब ऐसे एक्शंस देखते हैं हम कि भाई आप टीवी चैनल पे, मीडिया पे तो बड़ा दब के कह रहे कि जी आप स्मॉल कैप मिड कैप लीजिए, लेकिन आपकी जो होल्डिंग पैटर्न्स हो सकता है कि उन्होंने यहाँ से बदल के दूसरे में ले ली हो। लेकिन मैं केवल ये बोलना चाहूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स, जो बड़े एंकर इन्वेस्टर्स हैं, उनके ये मत देखिएगा कि यार उनके जो पोर्टफोलियो के अंदर जो शेयर्स हैं उनमें 1% 2% होल्डिंग है, उसको आप आंख बंद करके ले सकते हैं। उन्हीं के और एक और शेयर्स के अंदर, शंकर शर्मा जी के एक और शेयर के अंदर भी लोग फंसे हुए हैं, ब्राइट होम ग्रुप पे भी वो काफ़ी बुलिश थे और वहाँ पर जो है काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। और मुझे देखिएगा शंकर जी की एक बात बहुत बढ़िया लगती है, उन्होंने मतलब इंटरव्यू में कहा भाई साहब हम तो सट्टे वाले आदमी हैं, हमने तो खूब सट्टा खेला है, मैं कोई साधु महात्मा आदमी नहीं हूँ भैया, सट्टे से पैसा बनाया, मैंने अपनी वेल्थ बनाई है। और वो इस बात को मानते हैं और वो कहते हैं मैं साईं बाबा थोड़ी ना हूँ कि जो भाई मैंने काम नहीं किए। तो मैं केवल इन्वेस्टर को यही बोलना चाहूँगा कि भाई आप अपना ध्यान खुद रखें। रोडवेज की बस में जो चीज़ लिखी होती थी, सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है, ये चीज़ें देखिएगा जो मैं महसूस करता हूँ वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जो मैं अब आप इसको समझिए, देखिएगा मैं डायरेक्टली नाम लेके आपको बोल रहा हूँ, बट मैं किसी तरीके से क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बट मैं आपको केवल अवेयर कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझें। जो मीडिया हाउसेज हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं वो देखिएगा, उनका अलग पर्पज़ है। ठीक है जी। मीडिया हाउस आपको हमेशा खरीदवाता है, बेचने की तो कभी बताता ही नहीं है। अरे बेचोगे नहीं तो यार प्रॉफिट कहाँ से कर लेके जाओगे। इसी तरीके से देखिएगा रामदेव अग्रवाल जी की भी जो बातें थी, उन्होंने कहा कि देखिएगा जी हमारे पास तो सेबी की रेगुलेशन है और हम भी इतना खुल के बोल नहीं सकते। तो अब रामदेव अग्रवाल जी भी देखिएगा हमेशा बुलिश रहते हैं और वो वॉरेन बफेट को जो है एक तरीके से अपना गुरु की तरह मानते हैं और वो उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। तो उनके पास तो देखिएगा ब्लू चिप शेयर्स ही होते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म स्टोरी जो है होती है, मानते हैं, लेकिन वो वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपके अंदर एक पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आपको रामदेव अग्रवाल जी से जो वो चीज़ सीख सकते हैं। और वही कहते हैं कि अगर मेरी सेबी की रेगुलेशन ना हो और मेरे को फंड मैनेज करना हो, अगर सेबी की गाइडलाइंस हट जाए तो हम तो शंकर शर्मा जी आपसे भी बुरे तरीके से जो है ट्रेड करेंगे।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो उस इंटरव्यू के अंदर मैंने जो है उसका जो क्रक्स है वो पकड़ने की कोशिश की। तो चीज़ें आप ये देखिएगा कि जब वो लोग बोल रहे हैं तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, तो उन रीजंस को आप एक बार जो है ज़रूर गौर फरमाइएगा। अब उन सारे से इसका मार्केट एनालिसिस बताता हूँ मैं आपको। मार्केट का आउटलुक देखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मुझे ऐसा लगता है कि मार्जिन से प्रेशर आएगा, इवन सीमेंट कंपनीज के मार्जिन पे प्रेशर आएगा। एक ओवर ऑप्टिमिज्म के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स ने स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर ऐसी कंपनीज जो मतलब ये कह सकते हैं कि भाई एंकर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में है, इसलिए आपने वो खरीद के रखी हुई हैं, उनमें एक बहुत अच्छी जो है प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों करेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट ए राइट टाइम टू बाय स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स। इट इज़ राइट टाइम टू होल्ड लॉन्ग टर्म शेयर्स, लॉन्ग टर्म लार्ज कैप शेयर्स। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप शेयर्स रखिएगा, पेन आपको देखने के लिए मिल सकता है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आप बीआर नहीं, भाई मैं बीआर नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जिस तरीके की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जिस तरीके के चैलेंजेस हैं, उसके हिसाब से हमारा बाजार ओवर वैल्यूड है। आप इस बात को मानिए या ना मानिए, आपको अगले क्वार्टर के रिजल्ट में तो बाद में पता चलेगा। अभी आप देख लेना स्मॉल कैप और मिड कैप की जो कंपनी है, मुझे लगता है कि मोस्टली जो लार्ज कैप के अंदर आज की डेट में केमिकल कंपनीज आ गई हैं, मिड साइज़ के अंदर अच्छी वैल्यूएबल कंपनीज हैं, स्पेशलाइज्ड केमिकल कंपनीज हैं, क्योंकि मेरे खुद के भी पोर्टफोलियो में है। तो मुझे लगता है कि इस जो केमिकल स्पेस है, पेट्रोकेमिकल स्पेस है, ये सब जगह पर आपको पेन आएगा। लेकिन बहुत बढ़िया कंपनी आपको एक रिप्लेसमेंट वैल्यू पर मिल रही है। ये मत देखना कि जब वो रिजल्ट आए भाई वो रिजल्ट खराब हो गए, वो 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर की बात है। वो कंपनियां अपनी रिप्लेसमेंट वैल्यू से कहाँ मिल रही हैं, वहाँ पर जब पेन आ रहा है ना तब खरीदने का टाइम होता है। मैंने जैसे भी अब ईशान की बात की, 50-60% गिर गया। मैं बहुत सारी आईटी कंपनीज को देख रहा हूँ, मिड कैप आईटी कंपनीज को, तो मिड कैप आईटी कंपनीज अपने टॉप से 40% गिर गई। उन कंपनीज में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन वो जो प्राइस बढ़े थे ना वो वास्तव में उनके लॉन्ग टर्म वैल्यूएशंस के बाहर चले गए थे। एक ओवर ऑप्टिमिज्म दिखा दिया था कि भाई क्लाउड टेक्नोलॉजी में सब कुछ होगा, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होगा, सब कुछ आईटी में होगा। आप नैस्डैक देख के जो है रोज शेयर्स खरीदते रहे, और अब देखिएगा उसमें बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर फंस गए। उसी पर मेरा सारा रुख है। अभी आज कल मतलब HDFC बैंक के रिजल्ट आए, रिजल्ट अच्छे थे, शेयर प्राइस चला नहीं है, लेकिन ओवरहैंग देखिएगा मर्जर का है। अब मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, मतलब कुछ कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आएंगे, जैसे बैंकिंग फाइनेंशियल्स में ठीक आएंगे, लेकिन मैं NBFC पे पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि NBFC जो कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ रही है ना, उसको शायद मैनेज नहीं कर पाएंगी। बैंक तो वेल प्लेस्ड है, गोल्ड फाइनेंस की कंपनीज का जो धंधा है वो दूसरे बैंक लेके जा रहे हैं, तो वो भी एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है। इसके अलावा आईटी ठीक करेगा। FMCG कंपनियों के रिजल्ट में मार्जिन प्रेशर जो है देखने के लिए मिलेगा, जो मुझे पर्सनली लगता है। और बहुत सारी ऐसी FMCG के प्रोडक्ट्स हैं जिन पे बाद में गवर्नमेंट ने GST लगाई है, जो इस पिछले क्वार्टर में आई है, उसकी वजह से जो मार्जिन कंपनीज के हाथ में जाता था वो शायद जो है कंपनी जो है पास ऑन नहीं कर पाई अपने मार्जिन्स को। तो वो GST के बढ़ने की वजह से जो प्राइस इंक्रीज लेते वो इस बार वो प्राइस इंक्रीज नहीं ले पाए इस क्वार्टर में। तो FMCG पे भी एक प्रेशर मार्जिन के फ्रंट पे होगा। डिमांड में मुझे नहीं लगता कि FMCG में कोई ज़्यादा डिमांड का फ़र्क है, बट जो सेक्टर्स हैं, मैं आज ही मतलब वैसे तो मैं 2-3 दिन से बात कर ही रहा हूँ, लेकिन आज मैंने एक जो है कैंसर नेरोलेक के डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, तो वो कह रहे कि देखिएगा हर बार जी हम कंपनी को ना फ़ोन कर करके परेशान हो जाते थे जी माल दो, और अब कंपनी वालों का फ़ोन आ रहा है भाई माल उठाओ ना आगे सप्लाई। अब कहते हैं हम रिटेलर के पास जा रहे हैं, तो रिटेलर भाई साहब जहाँ पर मतलब 50,000 का ऑर्डर लिखवाता था एक दिन के अंदर दिवाली के सीजन में, अब वो ऑर्डर लिखा रहा है 10,000 रुपये का। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 50,000 का ऑर्डर लिखवाने वाला एक रिटेलर था, वो अगर 10,000 का ऑर्डर लिखवा रहा है एक दिन में, तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये इस इंडस्ट्री में चैलेंजेस है। तो कोविड का जो असर है वो कोविड पीरियड में नहीं हुआ, और वो कहता है कि 2020 वाला जो साल था, जिस साल में लॉकडाउन हुआ, कहता उस साल में हमारी सबसे अच्छी सेल थी। उसके बाद 2021 में भी ठीक थी, और लेकिन ये 2022 में हमारी सेल पे इम्पैक्ट है। सिमिलरली जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी है, हो सकता है कि ऑनलाइन की वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है पहले से प्रिडिक्ट कर लेती है। FIIs एग्रेसिवली सेलर हैं, तो जो भी बाजार के अंदर बैंकों को छोड़ दें, और मुझे लगता है बैंक में भी सेलिंग आ जाएगी ऊपर के लेवल पे। अब बैंकों में ये नहीं सेलिंग इसलिए नहीं आएगी कि भाई बैंकों के रिजल्ट ख़राब है, नहीं इसलिए नहीं आएगी।
अब बाजार इस स्लो डाउन की सिचुएशन में जिस बैंक को 20 की पी रेशियो देता था उसको 18 की पी रेशियो देगा, क्योंकि एनवायरनमेंट खराब होगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाजार ऊपर जाएंगे और बाजारों को आपको लगेगा कि यार वो सेम पी वैल्यूशन पर वो शेयर ट्रेड करेगा। मुझे लगता है कि पी डी रेटिंग जो है होने की संभावना अगले 3 से 6 महीनों के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। और बाजार शायद बहुत लोग ऑप्टिमिस्टिक है, इंडिया में देखिएगा ऑप्टिमिस्टिक होना भी चाहिए और मैं भी ऑप्टिमिस्टिक रहूँगा, लेकिन अभी इन फिलहाल की स्थिति में मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज मार्केट है। अगर निफ्टी 17,600 के आसपास, क्योंकि देखिएगा बैंकों के रिजल्ट अच्छे हैं तो एक बार अटेम्प्ट कर सकता है, 17,600 के आसपास 17,700 के आसपास जाएगा तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक बार सेल जो है वहाँ पर आएगी। इसी तरीके से बैंक निफ्टी हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट की वजह से ऊपर की तरफ जंप मारे, बट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी 38,000 के आसपास तक भी इस हफ्ते आ सकता है। ऊपर की तरफ 39,300 पर बंद हुआ है, हो सकता है 39,600, 700, 800 की तरफ अटेम्प्ट करे, बट मुझे लगता है कि वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ होगी। और जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं अभी फॉरेन के, वो जनरली सेलिंग साइड पे ही बैठे हुए हैं। और जो मेजर माहौल है यूरोप का या जो बाकी कंट्रीज़ का, वहाँ पर अगर इकोनॉमीज़ ख़राब होती हैं तो आप ये मान के चलिए यार हमारी इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। उतना नहीं पड़ेगा लेकिन कम तो पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक हमारे टारगेट्स को रिड्यूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आएगी अब, और मुझे उम्मीद है कि, बट इस गिरावट में मैं यही बोलूँगा आपको कि यहाँ पे थोड़ा बाय करना, क्योंकि जो सस्ता खरीदेगा ना भाई वो विनर है। बाजार के अंदर ना सस्ता खरीद के ज़्यादा समय बिता लेगा वो फ़ायदे में। आप देखिएगा 2021 के जो बायर्स हैं जिन्होंने ऊंचे पूछे दाम पे जो सब माल उठा लिया, और भाई साहब रोज़ अपने पोर्टफोलियो को ये देखते हैं कि यार 15% नीचे हो गया, 20% नीचे हो गया। बहुत लोगों के तो 50% पोर्टफोलियो नीचे हो गए, क्योंकि ऐसे शेयर्स उठा लिए और डाइवर्सिफाई किए नहीं जो 70-70, 60% गिर गए। तो हमने तो बाज़ारों में देखा है, हमने देखिएगा पूरे बाजार में भी ऐसी करेक्शन देखी है कि जो एक साइजेबल करेक्शन होती है और उसके बाद वो शेयर्स के प्राइस इतने अच्छे भाव पे मिलते हैं तब भाई सब लेने की हिम्मत नहीं होती लोगों की। और मुझे लगता है कि अब बाज़ार में जो मेगा सेल है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। इस बार हम वैसे भी देख रहे हैं कुछ कंपनीज़ को, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी देखें तो जो शू मेकर्स हैं उनकी डिमांड अच्छी है, लेकिन शूज़ के जो प्राइजेज़ हैं आप उनमें देखेंगे तो जो शूज़ आप आज से 5 साल पहले लेते थे, चाहे वो प्यूमा का है, चाहे वो एडिडास का है, या नाइकी ने तो देखिए प्राइस नहीं इतने घटाए, चाहे वो रिबॉक का है या बाकी इवन कैंपस का है या जो और ब्रांड्स हैं, उनके अगर आप शूज़ लेने जाओगे तो जो प्राइस 5 साल पहले थे, आज से 5 साल पहले थे, वो इस सेल के अंदर वो 5 साल पुराने वाले प्राइजेस पर माल बिक रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि भाई उन कंपनीज के पास इतनी इन्वेंट्री फंसी पड़ी है, क्योंकि कंपनी तो उन्होंने चलानी है, एम्प्लॉयज़ को तो निकालेंगे नहीं, मशीन तो बंद करेंगे नहीं, भाई रेंट तो जाना है, ब्याज तो जाना है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट बहुत होती है ऐसी इंडस्ट्री में। और ये एक अच्छी इंडस्ट्री है और इसमें डिमांड भी अच्छी रहती है। तो बट जो मार्जिन्स हैं वो इम्पैक्ट करेंगे। इवन आप स्पार्क्स या रिलैक्सो में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा। हालांकि ये इकोनॉमी 100, ये जो शेयर्स हैं 90-100 के पी वैल्यूशन पे चलते हैं। इवन जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ है, मतलब जब दिवाली होती थी तो हमें पता था कि भाई जब नई फिल्म आएगी और दिवाली पे मतलब शोज़ ऐसे चलते थे, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स ने जो सिनेमा घर्स है उनके अंदर भी जो है एक चैलेंज दिया है। बहुत सारे लोग जो हैं PVR पे या आइनॉक्स पे बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आपका बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है और उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं तो आपको रीथिंक करना चाहिए। ये मेरे पर्सनल व्यू, और मैं मानता हूँ इस बार भी कि बाजार देखेगा एक बार तेज़ी तो करेगा जिस तरीके से मतलब आपको बैंकों के, क्योंकि बैंकों का वेट सबसे ज़्यादा है IT में बैकफुट पे, लेकिन बैंकों में भी मुझे ये लगता है कि ऊपरी लेवल पर सेलिंग ही आएगी और अभी कोई हम बड़ी तेज़ी के लिए प्ले नहीं करना चाहिए। इस समय पर वेट एंड वॉच वाली स्थिति सबसे अच्छी है। सस्ते भाव में अगर शेयर मिलें तो लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। सस्ता कितना होगा ये देखिएगा, बाजार की दशा में तो बिल्कुल सस्ता तो पकड़ नहीं सकते। तो तरीका ये है कि भाई धीरे धीरे जो आपको शेयर्स पसंद हो उनको आप एक्यूमुलेट कर लें। तो ये वीडियो देखिएगा उन सारे पहलुओं पर बात करती है जहाँ पर कि एक इन्वेस्टर की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अब कोई टीवी में आगे बोल क्या रहा है और उसके खुद के एक्शन क्या है, उनको आप मैच करिए। तो मैंने तो हालांकि आज नाम लेके आपके साथ बात कर ली है, तो जनरली मैं लेता नहीं हूँ, बट ये चीज़ें जो है सच्चाई हैं, इनको आप समझिए। और अगर
आपको लोग ऐसे मूर्ख बनाते रहेंगे कि भाई खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो और कभी प्रॉफिट। देखिएगा, हमने बहुत बार पीछे भी बोला, इवन हमने अल्फा भी बोला और यहाँ पर भी बोला कि भाई जब बाजार ऊपर की तरफ से, इवन मैंने 2021 के अंदर भी बोला, मैंने कहा भैया जहाँ प्रॉफिट आ रहा है एक बार बांध लो। और मैंने बहुत बार बोला कि जी मैं तो अभी देखिएगा पिछले 2-2.5 साल के अंदर, मतलब जो हम 2017-18 में इन्वेस्टेड थे, 2018 में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी मेरी, और 2018 के बाद 19 में भी, और इवन 2020 के अंदर भी हमने मान लिया। 23 मार्च को भी देखिएगा मेरी वीडियो हो गया, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो 23 मार्च की मेरी वीडियो देखिए, मैंने नाम लेके आपको बोला हुआ है कि कौन कौन से शेयर्स हमने लिए थे उस दिन। तो हालांकि वो हमने थोड़ा सा ज़्यादा है जल्दी एग्जिट कर लिए, हालांकि प्रॉफिट में एग्जिट किए, बट बाजार के अंदर ये है कि कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा वो तो अलग बात है, बट प्रॉफिट में एग्जिट हुए। मुझे लगता है कि बाजार के अंदर ना इन्वेस्टर को ना जो भी बाजार जिस तरीके का चल रहा है, अभी विंडो शॉपिंग करिए, देखते रहिए, और जब सही सा भाव लगे भैया अपना थोड़ा सा माल खरीद लीजिएगा। और वैल्यू बाइंग को जो है आप तरजीह दीजिए। बहुत सारे शेयर्स जो है सट्टे में चले हुए हैं, बहुत सारे ऐसे जो टीवी के अंदर आने वाले लोग हैं जो ये कहते हैं भाई सारे स्मॉल कैप ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और बहुत सारे जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो को देख के भाई साहब आपने सारे शेयर्स ले लिए और वो शेयर्स ऊपर से मतलब ढहने लग रहे हैं, और अब आप अपने पोर्टफोलियो को देख के घबरा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके शेयर खराब है, लेकिन देखिएगा वो एग्जिट कर गए, आपको पता ही नहीं चला, उन्होंने कब एंट्री की थी आपको पता ही नहीं। तो वो ट्रेडर्स हैं मोस्टली, जो आप एंकर इन्वेस्टर जिनको देखते हैं, एक राधा कृष्ण दमानी जी को यार को छोड़ दीजिए, तो बाकी जितने भी एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनको आप देखो सब वो ट्रेडर्स हैं। एक पोर्टफोलियो में रखते हैं, अगले बार उसमें शेयर होल्डिंग घटा देते हैं, दूसरे में बढ़ जाती है, दूसरे में घटाते हैं, तीसरे में बढ़। तो आप इस तरीके से आंख बंद करके जो है आप उनको फॉलो नहीं कर सकते। तो ये मेरी चर्चा थी, देखिएगा मैंने खुल के आपके साथ बात की। बट उन शेयर्स के अंदर भी एक बात ध्यान रखिएगा, वो शेयर्स भी अगर आप लंबे समय तक बैठे रहेंगे, पेशेंस वाला अगर काम करेंगे तो वहाँ पर भी पैसे बनेंगे। तो पेशेंस जो है, वो धैर्य जो है ना, वो इस बाज़ार में सबसे कीमती चीज़ है, और वही शायद मुझे लगता है कि वो जो कीमती चीज़ है ना, वही हमारे इन्वेस्टर में सबसे कम होती है। बस इतनी ही चर्चा करनी थी आज, और मैं आपके साथ जो है दिल खोल के बात करता हूँ, तो कुछ ऐसी बातें भी आपके साथ कर लेता हूँ जो मतलब नहीं करनी चाहिए, कई बार वो उन पर कंट्रोवर्सीज जो है क्रिएट हो सकती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।